वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम लोग 24 जुलाई के करंट अफेयर्स पर हम लोग बात करेंगे। कौन सा ऐसा करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आप लोगों को आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोगों को नज़र आ सकता है, और जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उस पर हम लोग साथ में चर्चा करते जाएंगे। इसके सब टॉपिक, मेन टॉपिक पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे और क्यों इसको सिलेक्ट किया गया है आज के एमसीक्यू सीरीज़ में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ लाइक का बेल आइकन भी दबाइए। लाइक का आप लोग सिंबल देखने को मिलता है, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपना कमेंट्स, अपना महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन भी है, उसे भी आप लोग दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आगे बढ़ने से पहले युक्ति आईएएस पर अगर आप जुड़ते हैं तो सबसे पहले आप लोग को युक्ति आईएएस पर क्या मिलेगा वो जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है। आप लोग को युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पीटी प्लस मेंस, सभी स्टेट पीसीएस प्लस यूपीएससी का ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, बिहार, एफसीआई, डीआरडीओ और आईबी, एयरफोर्स इत्यादि जितने भी टेस्ट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते एग्ज़ाम, उससे संबंधित टेस्ट आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्राप्त होगा। तो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ में वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in, और ये बार कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो जहां पर आपको जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल होता है आप लोगों को वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग वहाँ ज़रूर जुड़िए। कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर इसका लाभ लें। साथ ही में हमारा टैगलाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो अपने मोबाइल को अपना कोचिंग बनाइए और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलें ताकि हम लोग और भी मोटिवेट होकर काम कर सके। देखिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लुसेंट बूस्टर एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए है, जिसमें आपको 600 से अधिक प्रश्नों का संग्रह किया गया लुसेंट बुक को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज किया गया है। तो आप ज़रूर इसमें शामिल हो सकते हैं और देखिए ये किस रूप से आप लोगों की परीक्षा उपयोगी है। इसका मात्र फ़ी रखा गया 199 रुपया। तो बहुत कम फ़ी में आप लोग 600 क्वेश्चन का क्वेश्चन रहेगा विथ एक्सप्लेनेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ग्राफिक के इसमें यूज़ किया गया है, डाटा मैपिंग, सभी चीज़ों को सारगर्भित रूप से शामिल करते हुए इसे एक स्टैंडर्ड मटेरियल के रूप में आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो भी जीएस के पार्ट में लुसेंट सीरीज से पूछा जाता है, लुसेंट बुक से कवर किया जाता है, वो आपसे छूटे नहीं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाया जा रहा है। तो जल्द ही आप लोग जुड़िए। वेबसाइट पर आप या ऐप डाउनलोड करके दोनों जगह इसको देख सकते हैं। तो ज़रूर देरी न कीजिए, इससे ज़रूर जुड़िए। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम यात्री ड्रोन का नाम क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन का नाम क्या है? इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो पहला पैसेंजर ड्रोन का क्या नाम है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी गरुड़। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन बी होगा, वरुण होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा जो था इसका लोकार्पण किया गया, अनावरण किया गया, देश को समर्पित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ये ड्रोन के क्षेत्र में, यात्री ड्रोन या आपातकालीन संदर्भ में, आपातकालीन स्थिति में ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो ज़रूर यह एक मील का पत्थर साबित होने वाला है ड्रोन के क्षेत्र में। तो इस पर हम लोग देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन के संगोष्ठी पर स्वावलंबन के नाम से एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, को संबोधित करते हुए भारत के पहले यात्री वरुण ड्रोन का अनावरण करते हैं या देश को समर्पित करते हैं।
यह देश में ही निर्मित पायलट रहित ड्रोन है जो भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। और इसके बाद इसे भारतीय नौसेना के बाद इसका जब उपयोग हो जाएगा तो इसे पब्लिक यूज़ के लिए भी इसे आपातकालीन स्थिति में किया जाएगा। पूर्णतः परीक्षण के बाद युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना युद्धपोतों पर इसका इस्तेमाल करेगी। इसके उपरांत यह इंसानों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो यह किस रूप से उपयोगी होगा यह आप समझ सकते हैं। अब नया एक कॉन्सेप्ट लेकर आएगा यह। नेक्स्ट है वरुण ड्रोन का एक बार उड़ान भरकर 25 किलोमीटर जा सकता है। साथ ही यह 130 किलो तक का सामान या लोगों के एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले 25 किलोमीटर तक जा सकता है, इसका रेंज है। और साथ ही में 130 केजी का लेगेज या मानव भार को ले जा सकता है, यह सक्षम है। देखिए प्रधानमंत्री और हमारे जो रक्षा मंत्री दोनों यहाँ पर थे इस अवसर पर। और फर्स्ट ये ड्रोन था जो वरुण ड्रोन इसका नाम रखा गया है। और वरुण क्या आप देख सकते हैं पिक्चर इसी रूप से है ड्रोन। इसके कैरी बोन में आप लोगों को या यात्री को या तो सामान को कैरी करते हुए आगे अपने गंतव्य तक पहुंचाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है आने वाले समय में। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में आप लोग को यह टॉपिक देखने को मिलेगा। तो इसको छोड़िएगा नहीं, अपने की नोट्स में ज़रूर शामिल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग जैसे ही आप लोग को क्वेश्चन दिखता है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। एक्टिव मोड में अगर काम करते हैं तो आप बेहतर रिजल्ट या परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो भी अभी स्टूडेंट रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो उससे ज़रूर हेजिटेशन मन में न रखते हुए आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। सही गलत तो बाद में है कि इसका आंसर क्या होगा नहीं होगा, पर आप इसका आंसर देने का प्रयास ज़रूर कीजिए ताकि आपका लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिशियरी आपको मिल सके। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। तो निम्नलिखित में से किनके द्वारा रिलीज बाय फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज़ बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। तो ये किसके द्वारा किया गया है यह देखना है। ऑप्शन ए एम वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति है। ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, हाल ही में एक मंत्रालय इनको सौंपा गया। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए जिसके नकवी मंत्री थे उस मंत्रालय के, तो अभी इनको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अनुराग ठाकुर ऑप्शन डी। तो सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति का नाम यहाँ दिया गया उनके सामने कौन कौन से मंत्रालय या किससे संबंधित है विभाग से, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मंत्रालय या विभाग से संबंधित है या कौन सा ओहदा रखते हैं, तो ये भी आप लोगों को करंट में पूछा जा सकता है। और इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, तो इसलिए ज़्यादा हाइपर करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो हमारे राज्य मंत्री हैं, तो उनके द्वारा यह लागू किया गया है। तो रिपोर्ट लाया गया था, उनको जारी किया गया। तो भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी करते हुए विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गई। तो कितना तक पहुंच गया इकोनॉमी हमारा जैव इकोनॉमी, वो 80 बिलियन डॉलर तक। तो ध्यान रखिएगा ये 80 बिलियन से अधिक हो गया, जो कि वर्ष 2020 में 14% की वृद्धि दर्ज करता है। 14.1% वृद्धि के दर्ज करता है, अर्थात लगभग 70.2 बिलियन से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। तो बहुत ही प्रगतिशील वृद्धि दर्ज हुई है। तो ये जरूर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के जब भी वृद्धि होती है किसी भी सेक्टर में, किसी भी गुड्स में, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आपने इन सबको छोड़ना नहीं है, कवर करते जाना है। नेक्स्ट है रिपोर्ट में कहा गया है कि जैव अर्थव्यवस्था वो द्वारा वर्ष 2025 तक लगभग 150 बिलियन डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर के आंकड़े छूने की संभावना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आंकड़ा आप लोग से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जैव अर्थव्यवस्था में भारत का लक्ष्य 2025 तक कितना रखा गया है या 2030 तक कितना लक्ष्य है। ये भी आप लोगों को इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये लक्ष्य नहीं है, फिर भी इसे लक्ष्य माना जा सकता है। सरकार उस और दिशा दशा दे रही है इस क्षेत्र को। आप लोग को नोट याद रखना है,
कृषि क्षेत्र जो है भारत में लगभग 60% आबादी को रोजगार देता है। कृषि या उससे संबंध क्षेत्र जो है जैसे बीटी कॉटन, बायो पेस्टिसाइड, बायो स्टिमुलेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स ने देश के जैव अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2021 में लगभग $10.48 बिलियन का योगदान किया है। तो इन सेक्टरों को मिला दिया, इस सभी को मिला दिया जाए तो कितना 2021 में किया है, $10.48 बिलियन का योगदान किया है। तो देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण योगदान यह क्षेत्र दे रहा है। साथ ही साथ में क्या है, आपको टिकाऊ जैव ईंधन के मामले में भारत द्वारा 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य 2025 से बदलकर 2023 कर दिया गया। तो यह पीटी में ज़रूर पूछ सकता है आप लोगों को। जैव ईंधन के मामले में भारत जो इथेनॉल नीति लाया है उसको कब तक मॉडिफाई किया है, तो यह वर्ष आपसे पूछ सकता है। तो 2 वर्ष की कमी किया है और यह लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। 20% इथेनॉल मिलाने वाला जो जैव ईंधन के रूप में उपयोग करेगा, तो यह आप लोग से पूछ सकता है। तो देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया था। प्रेस रिलीज PDF आप लोगों को प्राप्त हो जाता है टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दोनों जगह यह लिंक दिया रहता है, तो आप लोग जाके वहां से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, लाइक का बटन भी दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी पुश करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक मिले। तो हमें कोऑपरेट कीजिए ताकि और भी हम लोग इम्प्रूव होकर आगे बढ़ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम राज्य, ऐसा भी जब भी प्रथम होता है स्टेट या प्रथम भारत कहीं स्थान लाता है तो वो एग्ज़ाम में आप लोग को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के जब भी कॉन्सेप्ट आएगा एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है। तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एक सिस्टम है जिसमें व्हीकलों में लगता है, गाड़ियों में लगता है, उसे इमरजेंसी के दौरान यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए कौन सा ऐसा राज्य है इस सिस्टम को अपने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम में यूज़ किया है, प्रथम ऐसा राज्य कौन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश का सही उत्तर होगा। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य का देश का प्रथम राज्य है जिसने ये कॉन्सेप्ट को अपनाया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आएंगे आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। चलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD के इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को जोड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। और VLTD से लेस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को या ERSS से जोड़ा जाएगा। इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण काम यह होगा। जो भी यह इंजन होगा देश के किसी भी क्षेत्र में वह जाएगा, वो हिमाचल प्रदेश से, यहाँ से हिमाचल प्रदेश से किसी भी क्षेत्र में जाएगा, उससे ट्रैक करना आसानी होगा। और इससे बहुत से पुलिस यातायात को मदद मिलेगी उससे ट्रैक करने के लिए। अगर किसी प्रकार के गतिविधि में व अवांछित गतिविधि में या कोई व्हीकल शामिल होता है इस तकनीक से लैस व्हीकल, तो उसे आसान ट्रैक करना आसान होगा। किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का व्हीकल ट्रैक करना आसान होगा या चोरी किए गए वाहनों को भी ट्रैक करना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार के देखिए एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यह कारगर होगा जिसके लिए राज्य अपनाया है। तो इस प्रकार के अन्य भी राज्य इसे अपनाएंगे धीरे धीरे। तो अभी कितना 93 से अधिक वाहनों को पंजीकृत कर ERSS सिस्टम से जोड़ा गया है। तो यह आंकड़ा है, हालांकि यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आंकड़ा के रूप में, पर यह कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जा सकता है। साथ में राजधानी हिमाचल प्रदेश के क्या है, शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी, 2 राजधानियाँ हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की 2 राजधानियाँ या उससे अधिक राजधानियाँ हैं। तो ये आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अलिलकर हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। तो आप लोग ये से भी आप लोग को याद रखना चाहिए एग्जाम में ये इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे किसी स्टेट के या यूटी का जो
केंद्र शासित प्रदेश का जो राज्यपाल होते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, या मुख्यमंत्री। तो ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये सब प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में डिजिटल बैंक भारत में लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव नामक शीर्षक की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया या किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? डिजिटल बैंक ए प्रोपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन रिजिम ऑफ इन इंडिया रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? आरबीआई, एसबीआई, सेबी या नीति आयोग? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नीति आयोग होगा। नीति आयोग, ऐसा नहीं कि आप लोग डिजिटल बैंक से समझ ले तो आरबीआई को टिक कर दीजिएगा, कुछ डाटा नीति आयोग भी देता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझना है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है जो आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे नीति आयोग ने डिजिटल बैंक लाइसेंसी और नियामकीय व्यवस्था के लिए एक प्रस्तावक शीर्षक अपनी रिपोर्ट देश में डिजिटल बैंक लाइसेंसिंग नियामक व्यवस्था का एक खाका तैयार किया है, जिसे यह रिपोर्ट डिजिटल बैंकों को लाइसेंस देने के मौजूदा अंतराल, उपेक्षित जगहों और वैश्विक नियामक सर्वोत्तम प्रथाओं द्वारा जांच करता था भारत के बैंकिंग मार्गों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी की उन्नत किया था। यह क्यों इम्पोर्टेंट है? आप देखिएगा सिंगापुर जो हाल ही में उसे अवार्ड दिया गया है बहुत जगह सिंगापुर बैंक को, साथ ही इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है, इस प्रकार के वहाँ का जो केंद्रीय बैंक है इस नियामक को फॉलो करता है। तो भारत उन देशों की श्रेणी में आ गया है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह भी आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, यह रिपोर्ट नौ बैंकिंग साझेदारी मॉडल द्वारा पेश किया गया है, पार्टनरशिप मॉडल के द्वारा मुद्दों को रेखांकित करता है। तो यह इस रूप से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं, और सीईओ है परमेश्वर अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर है। तो आप लोग को दोनों ये याद रखना है, आप लोग को एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलें, हमारा सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़े, और जो भी हमारा मोटो है उसे पूरा करने में जल्द से जल्द हम लोग सफल हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे सकते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत द्वारा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कुल खर्च के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह आप लोग को बताना है। विच स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर ऑन R&D बाय द इंडिया एज पर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 इंडेक्स जो आया इनोवेशन इंडेक्स, इसमें क्या इससे संबंध में सही है? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, कुल जीडीपी का 1% से कम खर्च करता है, जीडीपी का 2% से कम खर्च करता है, जीडीपी के 3% से कम खर्च करता है, या जीडीपी के 4% से कम खर्च करता है। देखिए पर यहाँ पर कन्फ्यूजन ये मत आप लोग कर लीजिएगा कि 4 जीडीपी दिया हुआ है तो ये उत्तर सही हो जाएगा सभी में, ऐसा नहीं है। मानक है 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4, इस प्रकार से मानक तय होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे बिहार में प्रश्न पूछता है ऊपर से एक स्थान नीचे, या इसी प्रकार नीचे से एक स्थान ऊपर, इस प्रकार से प्रश्न आपको बिहार के एग्ज़ाम में देखने को मिला है। तो ऑप्शन ऐसे भी बनते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन को ध्यान से देखना है और आगे बढ़ना है। चलिए देखिए यहाँ इनोवेशन इंडेक्स जो आया था नीति आयोग का 2021 में, तो सबसे पहले इस इंडेक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इंडेक्स में क्या है, कर्नाटक सबसे पहला राज्य था, तो आप लोगों को ये यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा तेलंगाना, तीसरा हरियाणा, चौथा महाराष्ट्र और पांचवा तमिलनाडु। तो ये इंडेक्स में आप लोगों को 1 से लेकर 5 तक याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। और देखिए इंडिया राइज इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में राइज कैसे किया है यह भी आप लोगों को डाटा याद रखना है। 2015 में 81 था और 2021 में आपको 46वें स्थान पर आ गया है। तो यह 35 स्थानों की बढ़ोतरी हुई है।
जंप किया लास्ट 6 ईयर में, तो यह भी आप लोगों को प्रश्न इनोवेशन इंडेक्स के रूप में पूछ सकता है। पर यहाँ पर हमने जीडीपी के यानी आरएनडी के बारे में चर्चा किया था, इससे एक्सप्लेनेशन आरएनडी के संदर्भ में है। इनोवेशन इंडेक्स जब भी पूछा जाएगा उससे 1 से 2 प्रश्न जरूर उभर कर आता है, तो आप लोग इसे ज़रूर अच्छे से कैरी कीजिएगा, एग्ज़ाम तक ज़रूर आएगा, एग्ज़ाम में छूट ना जाए। ध्यान रखना है ये कौन करता है, नीति आयोग इस रिपोर्ट को जारी करता है। भारत में अनुसंधान और विकास निवेश की वित्तीय 2008-9 के सकल घरेलू उत्पाद 0.8% घटकर 0.7% हो गया था। 0.1% की कमी हुई है, पर मात्रा में वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा, कमी हुई है परसेंटेज पर, मात्रा में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न बनता है। इस अध्ययन के अनुसार भारत के GIERD के अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में कम है, जैसे ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका में क्रमशः कितना है। ब्राज़ील अपने R&D पर कितना खर्च करता है, 1.2, चीन 1.1 और ब्राज़ील करता है 1.2, रूस करता है 1.1 और चीन करता है 2% और दक्षिण अफ्रीका 0.8% और भारत करता है 0.7% वर्तमान डाटा के अनुसार। तो अपने कुल जीडीपी का ये लोग खर्च करते हैं आरएनडी पर, जबकि विश्व का औसत लगभग खर्च कितना है, 1.8%। अगर विश्व के सभी देशों को मिलाकर औसत निकाला जाए उसके जीडीपी का, कुल विश्व के देशों के जीडीपी को निकाला जाए औसत, तो 1.8% आरएनडी पर विश्व में खर्चा होता है। तो यहाँ से नोट्स आप लोगों को कुछ याद रखना है, जैसे इजराइल अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.5% आरएनडी पर खर्च करता है, जो विश्व में सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक खर्च करने वाला देश कौन है, इजराइल। और वो उसकी इजराइल के बारे में, उसकी सैन्य शक्ति के बारे में, किसी उसके प्रौद्योगिकी, उसके टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में किसी से छिपा नहीं है, वो कहाँ किस रूप से काम करता है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो शेरों के मुंह में फंसा एक ऐसा देश है जो शेर का मुंह खुला रखे हुए है। तो देखिए यह महत्वपूर्ण देश है, इसी आधार पर वो बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है। विकसित देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन और स्विट्जरलैंड क्रमशः 2.9%, 3.2%, 3.4%। तो इसमें आप लोग को याद रखना है अमेरिका कितना खर्च करता है, 2.9%, स्वीडन 3.2% और स्विट्जरलैंड 3.4% अपने कुल जीडीपी का आरएनडी पर खर्च करता है। इससे ब्रेन ड्रेन की घटना संदर्भित होती है, वो क्या है इसे जान लीजिए। आरएनडी पर कम खर्च और कम नवीन अवसरों के कारण किसी देश के नागरिक बेहतर अवसर के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या देश में ही राज्य या क्षेत्र में पलायन कर जाते हैं। इसी को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, ब्रेन का पलायन हो जाना, और इस घटना को इससे संबंधित समझा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग यूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाके युक्तियाँ इस टाइप कीजिएगा तो हमारा ऑफिशियल चैनल है वो आ जाएगा। विजिट कीजिए, वेबसाइट को विजिट कर सकते हो और दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कोई भी क्यूरी है आप लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए आज का 6ठा नंबर प्रश्न क्या है इसे देख लेते हैं हम लोग। 6ठे नंबर प्रश्न में है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT जो है वर्ष 2022 में अपना कौन सा आयकर दिवस मना रहा है। 24 जुलाई को आज के दिन ही आयकर दिवस, इनकम टैक्स डेज मनाया जाता है। तो ये कौन सा क्रम होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देते हैं सेलिब्रेशन विच ऑफ द ईस्ट इनकम डे टैक्स ईयर 2022। तो 160वां है, 161वां, 162 है, 163वां है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 160वां इस वर्ष मनाया जा रहा है। हालांकि ये 2010 के बाद से प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा, इसका जो इनकम टैक्स डे जो मनाने का प्रारंभ किया गया है कब? 2010 से। पर यह 162वां कैसे हो जाएगा ये हम लोग अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स जो डे है वो 10 जुलाई से लागू होता था, 24 जुलाई से लागू होता था और 1860 में तब से यह चालू किया गया उसी के उपलक्ष्य में। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT जो है 24 जुलाई 2022 को अपना 162वां आयकर दिवस मना रहा है। 24 जुलाई आयकर दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2010 से किया गया, क्योंकि 24 जुलाई 1860 में सर जेम्स विल्सन ने के द्वारा पहली बार आयकर
यानी इनकम टैक्स पेश किया गया था। तो इसी उपलक्ष्य में इससे इस तारीख का चयन किया गया और वो कितना हो जाता है 162 ईयर हो जाता है 1860 में 2022 घटा दीजिएगा 2022 में 1860 तो 162वां वर्ष आता है। तो इसी उपलक्ष्य में आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्या है। यह भी महत्वपूर्ण है। यह राजस्व जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण के तौर पर काम करता है या कार्यरत है। इसका अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। मुख्य स्थापना वर्ष 1924 में हुआ है। इस बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1924 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली। हम लोग मना रहे हैं इस बार 24 जुलाई को आज के दिन इनकम टैक्स डे। तो जो भी लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं वो अपना इनकम टैक्स ज़रूर फाइल कीजिएगा। देश इससे प्रगति करता है, देश में सहयोग होता है उसके विकास में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7वां नंबर प्रश्न पर। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जो हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं वहाँ श्रीलंका के द्वारा निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सुसेना महिला पक्षे, पादुजना पेरामुना, ऑप्शन सी दिनेश गुणवर्धने, ऑप्शन डी चंद्रिका कुमार तुंगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दिनेश गुणवर्धने को अगला पीएम नियुक्त किया, अपने स्थान पर नियुक्त किए क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पूर्व रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के पीएम थे। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने वरिष्ठ राजनेता जो है दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका के नए और 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। यह भी आप लोग क्रम पूछ सकता है। वह पूर्व में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लेंगे जिन्होंने 21 जुलाई 2022 को श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो आपको इस प्रकार से पीटी में प्रश्न पूछ सकता है रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के कौन से राष्ट्रपति हैं और ये जो आपको दिनेश गुणवर्धने हैं कौन से क्रम के प्रधानमंत्री हैं। नोट आप लोग को याद रखना है क्या? चंद्रिका कुमार तुंगा श्रीलंका की प्रथम और एकमात्र अब तक की महिला राष्ट्रपति है जो देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो जो ऑप्शन में चंद्रिका कुमार तुंगा के बारे में जिक्र किया गया वो इसलिए किया गया था, वो श्रीलंका की अभी एकमात्र राष्ट्रपति है और वहाँ की दूसरी प्रधानमंत्री थी, दूसरी महिला प्रधानमंत्री। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका से ही थी, सीरिमा रतवते डायस बंडारा नाइक, जिन्हें सीमा माओ बंडारा नाइक भी के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्ष 1960 और 65 के तक श्रीलंका की प्रधानमंत्री रही थी। जो इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनी थी जस्ट उससे पहले। तो यह आप लोग ध्यान में रखना है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, उसे कोऑर्डिनेटेड प्रश्नों को शामिल करके यह सब ध्यान में रखना, ये सब छूटना नहीं चाहिए ताकि ये सब प्रश्न जब आता है तो ये सब अगर गलत हो जाता है ये सब प्रश्न तो आपको आपके सिलेक्शन से वो बाहर कर देता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न किसी भी सूरत में गलत नहीं होने चाहिए, ये मेरा मानना है और आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को दिया गया है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट वाज अवॉर्डेड और द मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट्स? किस राज्य को मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट के रूप में अवार्ड दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश को यह दिया गया। यह कब दिया गया? 68वें फिल्म पुरस्कार था समारोह के उपलक्ष्य में यह दिया गया था उसी समय। ध्यान रखिएगा 68 फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में, जो कि यह पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए दिया गया है। तो 68 कब के पुरस्कार के लिए दिया गया है? 2020 का पुरस्कार है। इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया गया है, तो आप लोग विभिन्न ग्रुप से जहाँ भी हैं जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में। इस प्रकार के नोट्स आप लोग को चाहिए तो। साथ ही में सुराई पोट्टू के एक्टर सूर्या और अजय देवगन के फिल्म तानाजी अनसॉन्ग वॉरियर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड संयुक्त रूप से दिया गया। तो सूर्या को दिया गया है और अजय देवगन को। और साथ में फिल्म साइना के लिए मनोज मुत्सिर जो है उसे बेस्ट लिरिक्स के लिए अवार्ड उनको मिला है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जो अनुराग ठाकुर पुरस्कार का विजेता घोषणा की है। तो ये सब आपको पीटी फैक्ट के रूप में पूछ सकता है।
इसी श्रेणी में मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट अवार्ड मध्य प्रदेश को दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को संयुक्त रूप से स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया है। साथ में नोट्स आप लोग को याद रखना, भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 से शुरू हुई है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रथम स्वर्ण पदक मराठी फिल्म श्यामची आई को दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पीटी में पूछा जा सकता है, तो आप लोग कवर कर लेना है। क्या क्या कवर करना है, किस वर्ष के लिए पुरस्कार था, किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, लिरिक्स के लिए किसे दिया गया है, किसने इस पुरस्कार का वितरण किया है, मोस्ट फ्रेंडली स्टेट कौन है, स्पेशल मेंशन अवार्ड किसे मिला है, साथ में पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है, और भी देखिए बहुत से पुरस्कारों की घोषणा की है। पीडीएफ में आप लोग इसे जरूर देख लीजिए, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बहुत से लिस्ट का नाम दिया गया टेलीग्राम पर, और भी जो पुरस्कार थे सभी स्टेट के उसको शामिल करके आपको भेजा गया था, तो आप लोग जरूर जाके देख सकते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, यह ऑप्शन आप लोग को किस रूप से क्यों प्रश्न आप लोग को पूछा गया है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो कहाँ पर लॉन्च किया गया है या कहाँ पर उद्घाटन इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो नई दिल्ली, पुणे, भोपाल या बेंगलुरु। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, बेंगलुरु में किया गया है, क्योंकि इसरो का मुख्यालय वहीं पर है। तो आप लोग वहीं से प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है संगठन इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ जो हाल ही में बने हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बेंगलुरु के इसरो के जवाहरलाल नेहरू तारा मंडल में मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया, यह भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। इसरो अपने प्रथम मानव रहित मिशन जो गगनयान है वर्ष 2023 में जिसे भेजने का तय किया गया, उसके लिए जो उसके संबंधित जो भी क्रू मेंबर्स है, फिर उसके बाद जीएसबी क्रू मॉड्यूल आदि इससे संबंधित जो भी पार्ट्स है उसे इस प्रदर्शनी में शामिल किया गया, ताकि लोग जान सके हमारा मिशन किस रूप से होगा। इसरो की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 को हुई है। प्राथमिक अंतरिक्ष केंद्र इसरो का कहाँ कहाँ है, तो वो आपको देखने को मिलता है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन, तिरुवनंतपुरम केरल में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आपको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, और एक नया बन रहा है कुलशेखर पट्टनम को SSLV लॉन्च स्टेशन तमिलनाडु, जो योजनाबद्ध है, ये जल्द ही चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप जरूर इसे शामिल कीजिएगा अपने अध्ययन शैली में, आपको नवीन रूप से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम करना ना भूलें, हमारे चैनल को और भी इम्प्रूव कीजिए, आप ही लोग सारे सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि बढ़ रही है संख्या, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अपेक्षा करता हूँ ये जल्दी ग्रोथ हो, और जो 1000 सब्सक्राइबर का व्यू है जो जल्द से जल्द हो, उसके बाद 2000, 3000, 5000 से संख्या बढ़ती जाए, ताकि हम लोग एक अच्छे स्टैंडर्ड पर आ सके, और जो हम लोग चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, वो सफल हो सके, उस दिशा में हम लोग और आगे बढ़ सके। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। तो 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या 25 जुलाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कल के दिन 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, आकाशवाणी दिवस, ब्रॉडकास्टिंग डे। तो ये आप लोग को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के संदर्भ में आप लोग को कुछ चीज़ें हैं, आप लोग जरूर देख लीजिए। यह 23 इसका उद्देश्य क्या, भारतीय नागरिकों को हमारे जीवन पर रेडियो के प्रभाव के संबंध में जागरूकता फैलाना है, इसके संदर्भ में। और आज हम मल्टीमीडिया के क्षेत्र में आ चुके हैं, पर यह 70-80 के दशक में रेडियो किस रूप से योगदान, 90 के दशक में किस रूप से रेडियो योगदान देता था, अभी भी पुराने लोगों से पूछिए रेडियो किस प्रकार से जुड़ी यादें ताज़ा करती थी। तो इसलिए महत्वपूर्ण है ब्रॉडकास्टिंग को जिंदा भी रखना, उसे इस रूप से मोटिवेट करना। जून 1923 में ब्रिटिश शासन में बॉम्बे में रेडियो क्लब के देश की पहली बार प्रसारण हुआ था। तो यह आपको प्रश्न पूछ सकता है, जून 1923 में प्रथम बार। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आया, इसी कारण 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग का अस्तित्व 23 जुलाई 1927 में आया। तो 1927 आप लोग प्रश्न पूछ सकता है 1923 से।
और 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो AIR बन गया, एयर बन गया। और वर्ष 1956 में नेशनल ब्रॉडकास्ट के लिए आकाशवाणी नाम अपनाया गया, जबकि वर्ष 1957 में विविध भारती की सेवा शुरू की गई। तो यह कब कब आया, सारे को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। राज्य प्रसारण 36 में, 56 में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग के लिए आकाशवाणी, 56 के बाद आकाशवाणी, फिर आकाशवाणी 1957 में ही आ गया विविध भारती, जिसे अब तक हम लोग जानते हैं। चलिए तब और भी हम लोग नेक्स्ट कल आएंगे, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कोई भी दिए गए हम लोग कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कीजिए ताकि और भी चीज़ें आप लोग जान सकें। ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ बहुत से टेस्ट आप लोगों को फ्री टेस्ट भी है, तो आप लोग फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, पेड टेस्ट भी है, दोनों को दे सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट फिर आगे नेक्स्ट करेंट से आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों का यह जो सीरीज़ होगा बहुत ही उपयोगी होगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से, आपके अध्ययन शैली की दृष्टि से। धन्यवाद, जय हिंद।